गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो, कल हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो इस टॉपिक का नेम जो है वो है कंपाउंड कंपाउंड एक सेकेंड, वो दोबारा से लिख रही हूँ मैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो आपको पता है जो सेंटेंस होते हैं ना वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सिंपल, कोई भी सेंटेंस होगा, देखो कोई भी सेंटेंस होगा, ठीक है, वो तीन प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? तीन। एक तो सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं। अब आपको सिंपल सेंटेंस आपको पता है, जैसे मैंने बोला सिंपल मतलब नॉर्मल सेंटेंस जो हम लिखते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा। क्या होगा? एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा। क्या होगा? फाइनाइट वर्ब। जैसे ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है, ही इज अ स्टूडेंट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही, एक ही फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? कौन सा सेंटेंस हो गया ये? सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये? सिंपल सेंटेंस। मतलब एक ही सेंटेंस होगा। आप समझोगे कैसे? अब देखो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, एक ही फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है? सपोज करो मैंने बोला एक एग्जांपल लिख रही हूँ, देखो, यू मस्ट यू मस्ट वर्क हार्ड। यू मस्ट वर्क हार्ड। अब आप यहाँ पे देखो, आपके सेंटेंस में यू मस्ट वर्क हार्ड, इस सेंटेंस में क्या है? आपका एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया। ये मस्ट वर्क हार्ड, अब देखो वर्क जो है वो क्या है? वर्ब है, और ये तो मॉडल हो गया, आपको पता ही है ना? ये क्या हो गया आपका?
मॉडल हो गया। तो एक फाइनाइट वर्ब हो गई यू मस्ट वर्क हार्ड, ये तो क्या बन गया सिंपल। लेकिन मैं आगे भी लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज, या और यू विल, और you will, or you must work hard, or you will not be successful, you will not be successful। अब इस वाक्य में देखो आप, इसमें एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पे हो गया और एक सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया और एक वर्ब यहाँ पे हो गई, देखो है ना। तो एक सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पे हो गई, यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, एक फाइनाइट वर्ब हो गई। मतलब आपके सेंटेंस में क्या है, दो सब्जेक्ट हो गए, दो फाइनाइट वर्ब हो गए, और दोनों सेंटेंस अलग है, दो सेंटेंस है मतलब अलग अलग है। यू मस्ट वर्क हार्ड, आप मेहनत करो, नहीं तो क्या हो जाओगे, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। तो आपको दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, दो फाइनाइट वर्ब यहाँ पे दिख रही है, और कौन सा शब्द ने इन दोनों, कौन सी शब्द ने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा है, ये अलग अलग सेंटेंस है, ये क्या है, अलग अलग सेंटेंस है। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, दो अलग अलग सेंटेंस है, और कौन सी शब्द ने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा, और ने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा है। किसने जोड़ा है इन दोनों सेंटेंस को, ऐड किसने किया, ज्वाइन किसने किया, और मतलब और यहाँ पे एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, और क्या है यहाँ पे कंजंक्शन है कि दोनों को ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना। और क्या कर रहा है यहाँ पे, दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो जो शब्द से आप कोई दो सेंटेंस को जोड़ते हो, है ना, दो सेंटेंस आपके हो जाता है और उसमें दो सब्जेक्ट हो गए, दो वर्ब हो गई, आपको दिख रहा है ना, तो वो क्या बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बन गया, कंपाउंड। ठीक है, अब एक कॉम्प्लेक्स वाला समझ लो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखो एक एग्जांपल लिख रही हूँ, क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स का। जैसे मैंने लिखा ऑल दो, क्या लिखा मैंने, ऑल दो, चलो इसको ब्लैक में लिखते हैं, ऑल दो, although he knew, although he knew, although he knew the answers, although he knew the answers, although he knew the answers, he chose to be silent, he chose to be silent। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ही है सब्जेक्ट, न्यू वर्ब फाइनाइट वर्ब, ही न्यू द आंसर्स, उसको आंसर्स पता था, फिर भी क्या हुआ, ही चूज, यही चोज, सॉरी ही चोज टू बी साइलेंट, उसने निर्णय लिया कि वो क्या रहेगा, चुप रहेगा। तो ये भी एक सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, दो शब्द आपको, सॉरी दो सब्जेक्ट और दो फाइनाइट वर्ब आपको मिल गए, मिले हैं ना, दो सब्जेक्ट ही, और दो फाइनाइट वर्ब क्या हो गए यहाँ पे, एक तो न्यू हो गया और एक क्या हो गया, चोज हो गया, है ना। तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो गए फाइनाइट वर्ब। तो ये भी आपको लग रहा है कि अरे दो सब्जेक्ट दो फाइनाइट वर्ब हो गया, तो ये भी क्या है, सिंपल तो हो नहीं सकता, या तो कंपाउंड
होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। अब कंपाउंड में आपको मैं कुछ लिखवाऊंगी, कुछ वर्ड्स अगर आप देख लोगे जैसे एंड, बट, और, है ना, ये वर्ड किसके होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस के होते हैं। किसके होते हैं, कंपाउंड के। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जहां पे कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है ना। दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका कारण क्या था, ये था, या एक सेंटेंस दे दिया, उसका रिजल्ट, उसका फल क्या हुआ, ये हुआ। तो जहां पे ये होता है, रीजन होता है, रिजल्ट दिखाता है ना, वहां पे आप क्या लिखते हो, वहां पे आप कौन सा सेंटेंस उसको बोलोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स। तो आपको दिमाग में ये रखना है, क्या रखना है, कि सिंपल में सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा, और कॉम्प्लेक्स करोगे या कंपाउंड करोगे तो कैसे समझोगे, एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे और एक से ज्यादा क्या होंगे, आपके फाइनाइट वर्ब होंगे। तो वो क्या सेंटेंस है, वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड में क्या है, एंड, बट, और से दो आप क्या कर रहे हो, सेंटेंस को जोड़ रहे हो। और कॉम्प्लेक्स में भी क्या होता है, दो सेंटेंस होते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, या तो कोई रीजन देंगे हम, जैसे बिकॉज हो गया, सो हो गया, ठीक है, सो दैट हो गया, ऑल्दो हो गया, दो हो गया। ये सारे शब्द जो होंगे ना, ये सब कॉम्प्लेक्स में यूज होते हैं। किसमें यूज करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करते हैं। अभी हम सब उसको पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके जो एग्जाम है उसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी आपको सिंपल इसलिए बताया क्योंकि आपको वहां पे वो क्या करेंगे, दो सिंपल सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे आप ज्वाइन करो, इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करो, इसको कंपाउंड में बनाओ। या आपको दो सिंपल सेंटेंस दे देंगे, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स में जोड़ो। तो कैसे, आपको पता तो हो ना सिंपल सेंटेंस क्या है, इसलिए मैंने आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि सिंपल सेंटेंस के बाद मैंने कंपाउंड भी बोला और कॉम्प्लेक्स भी बताया। अब हम एक एक करके कंपाउंड को पहले डिस्कस करेंगे, कंपाउंड होने के बाद हम किसको डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में सिर्फ आपको समझना है, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होगी तो सिंपल सेंटेंस, और जहां पे ज्यादा, एक से ज्यादा सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे तो वहां पे हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में ही इसको करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हेडिंग कर लो आप, स्टार्टिंग से हम कंपाउंड सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहां से स्टार्ट करेंगे, अब कंपाउंड सेंटेंस से। अब हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड सेंटेंस। अब लिख लो, एक लाइन लिख लो आप, ठीक है। यहां लिखो, जब भी हम जब भी हम सिंपल सेंटेंस को जब भी हम सिंपल सेंटेंस को जब भी हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में जब भी हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में परिवर्तित करेंगे, क्या लिखा मैंने, जब भी हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में या कंपाउंड सेंटेंस में, क्या लिखोगे, कंपाउंड सेंटेंस लिखो, ये ज्यादा बेटर लगे, कंपाउंड सेंटेंस में
कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित, कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे। जब हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे तब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दोबारा से बोल रही हूँ, कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग, सब बताऊंगी आपको कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करना है। ठीक है, यहां महत्वपूर्ण बात होती है, कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब बात आती है मैम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। थोड़ी देर पहले मैंने एक वाक्य लिखा था, ये दिख रहा है, ओ आर और, यही है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो आपके दो वाक्य को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। जो शब्द दो वाक्य को जोड़ता है, जिस शब्द के द्वारा आप दो वाक्य, अलग अलग दो वाक्य है, कैसे समझ में आ रहा है? एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है। जब दोनों सब्जेक्ट या फाइनाइट वर्ब को क्या कर रहे हो, किसके द्वारा, किसी शब्द के द्वारा आप चेंज कर रहे हो, बदल रहे हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? उसको कंपाउंड में चेंज करोगे तो उसे कौन सा कंजंक्शन बोलोगे आप? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना ही पड़ेगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू आप कंपाउंड सेंटेंस को मतलब कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करते हो। किस सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, किसमें परिवर्तित करते हैं हम? कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, एक नेक्स्ट लिख लो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते, चार प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो नाम लिख लो, फिर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहला लिखो क्यूमुलेटिव, क्यूम्यूलेटिव, क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शन, क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, पहला क्या होता है? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा लिख लो क्यूमुलेटिव के बाद ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, एस लगा देना एक। ठीक है, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन पहला है क्यूमुलेटिव, नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव, थर्ड है एडवर्सेटिव। थर्ड लिख लो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एक एक करके डिस्कस करेंगे, आप पहले लिख लीजिए इसको, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। और चौथा है आपका
इलेटिव, इलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, कौन कौन से कंजंक्शन बताए, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि सिंपल सेंटेंस को जब कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करना है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बताए हैं? क्यूमुलेटिव, ऑल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव। ठीक है, अब देखो ये जो चार कंजंक्शन है उसके उदाहरण मैं आपको लिखवा दूंगी कि क्यूमुलेटिव में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं, उनके एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उसके यूजेस कि कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे सेंटेंस आप करोगे ना तो कैसे उसको चेंज करोगे, वहां पे नॉर्मली आपको चेंज करने के लिए बोलेंगे, तो आप क्यूमुलेटिव कंजंक्शन आपको पता होगा तभी आप कन्वर्ट करोगे कंपाउंड में। ऑल्टरनेटिव भी सेम आपको ऐसे ही चेंज करना है कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल हैं जिसके थ्रू आप कंपाउंड बना सकते हो। एडवर्सेटिव में भी सेम है, और फोर्थ नंबर मैंने बताया इलेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कौन से कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसका पहला क्या है? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, हेडिंग कर लो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। अब आप कंपाउंड कैसे बना रहे हो, सिंपल से देखो, बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। पहले इसके उदाहरण लिखवा दूंगी कि इसमें कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, उदाहरण लिखना है इसमें, बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। देखो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं, जिसमें दो चीज की बात होगी, जैसे एंड, दो चीजों को आप ऐड करते हो, जोड़ते हो, एंड हो गया। ठीक है, एज वेल एज, दो चीजों की बात होगी। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब ये भी और ये भी, दो चीजों की बात होगी, दो चीजों को आप जोड़ोगे। जब आप दो चीजों को जोड़ते हो, ऐड करते हो, इंफॉर्मेशन ऐड करते हो, किसी दो व्यक्ति के बारे में या दो सेंटेंस को आप जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, वो कंजंक्शन कौन सा होगा? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। तो एग्जांपल क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के कौन से बता रही हूं मैं, लिख लेना क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के एग्जांपल, यहां लिख लो नीचे, कौन कौन से हैं? एंड, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एंड, बोथ, BOTH, बोथ, बोथ के साथ एंड लगता है। ठीक है, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, पहला लिखा है एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मोर एवर, मोर एवर। ठीक है, अब देखो, अब आप बोलोगे मैम जोड़े कैसे इसको, है ना। अब देखो मैंने ये तो बता दिया कि ये शब्द आपके किसके एग्जाम्पल हैं जी, ये शब्द जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं सब, वो एग्जाम्पल हैं आपके क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के। अब बात आती है कि एग्जाम में आपका प्रयोग कैसे करेंगे, राइट। मान लो एग्जाम में आपका सेंटेंस ऐसे आया, आप कैसे चेंज करोगे इसको, देखो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, लिखो पहले, बिसाइड्स, besides robbing, besides robbing या रो एक
बिसाइड्स रॉबिंग लिखो, बिसाइड्स रॉबिंग द मर्चेंट, besides robbing the merchant, they killed him. Besides robbing the merchant, they killed him. मतलब उसने मर्चेंट, व्यापारी, मर्चेंट मतलब व्यापारी, तो उसने व्यापारी को लूटा और साथ में क्या कर दिया, उसको मार भी दिया, है ना। तो दोनों काम किए आप। यहाँ देखो आपको सेंटेंस में क्या दिखा रहा है कि रॉबिंग, उस मर्चेंट, उस व्यापारी के से क्या किया, लूटपाट किया, है ना, और उसको मार दिया। यही बात हो रही है ना। तो आप अब आपको बोल रहे हैं कि आप चलो इसको बनाओ आपका कंपाउंड में। तो आपको ऐसे नहीं कि आपको बोलेंगे डायरेक्ट बनाओ, आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन रहेंगे। अब आप देखो आपका कौन सा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2 काम हो रहे हैं, एक तो चोरी करना, सॉरी एक तो उसको लूटना, एक काम क्या हो रहा है इसका, इसमें हो रहा है लूटना, और दूसरा काम क्या हो रहा है, उसको मारना। तो पहले वो लूट रहा है और साथ में उसमें क्या ऐड कर रहा है कि वो उसको मार भी दे रहा है। अब आप देख रहे हो ना, 2 इंफॉर्मेशन है आपके पास, 2 सूचनाएं हैं, क्या क्या, एक तो उसको लूटना और दूसरा उसके साथ क्या इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है वो, कि वो उसको मार भी दे रहा है। तो क्यूमुलेटिव मतलब कोई क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का काम क्या होगा कि एक तो इंफॉर्मेशन आपके पास पहले ही होगी और दूसरा उसमें और कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आप जोड़ोगे, ऐड करोगे। ये कंजंक्शन का काम आप अभी और आगे भी देखोगे, जहां पे आप घटता भी है, घटता है मतलब या ये काम करूं या ये काम करूं, आपके पास ऑप्शन होंगे, ऑल्टरनेट होगा आपके पास। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन पहले से दी हुई है और दूसरा क्या बोल रहा है उसमें और ऐड कर रहा है। तो ये जो एंड है, बोथ एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, या मोर एवर है, ये इंफॉर्मेशन में क्या करता है, ऐड करता है कोई दूसरा इंफॉर्मेशन। अब बात आती है मैम छोड़े इसको बनाए कैसे कंपाउंड में। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 चीज है, क्या क्या है कि उसने मर्चेंट को क्या किया, उन्होंने मर्चेंट को लूटा और उसे मार दिया, राइट। मर्चेंट को उसने क्या किया, उन्होंने लूटा और मार दिया। अब ये काम कौन कर रहा है, मर्चेंट कर रहा है या दे कर रहा है। अब आपको दिख रहा है ये जो दे किल्ड हिम, मतलब दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो चलो पहले मैं इसको दे को लिख देती हूँ, पहले मैं क्या लिख रही हूँ, दे। अब देखो यहाँ पे आप देख रहा है आपको बिसाइड्स रॉबिंग, बिसाइड्स रॉबिंग। अब आपको यहाँ पे वर्ब लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आती है।
सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस, है ना, ये थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। ओके चलो, जो मैं बता रही थी वो एक बार कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक अब आवाज आ रही होगी, बीच में थोड़ा सा आवाज कट गई थी, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी, क्या बता रही थी कि बिसाइड्स रॉबिंग द मर्चेंट दे किल्ड हिम, है ना। तो ये जो मैं आपको बता रही थी ना, यहाँ पे क्या बता रही थी, ये जो सेंटेंस है ये किसमें है, आपका सिंपल में है। किसमें है, सिंपल में। ठीक है, अब आपको वो हमेशा ना, आपको जो भी सेंटेंस देगा वो किसमें देगा, सिंपल में देगा। किसमें देगा, सिंपल में। और आपको चेंज किसमें करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा कंपाउंड में। ठीक है, अभी वो कंपाउंड में बोलेगा, फिर जब हम कॉम्प्लेक्स करेंगे तो वो भी बताऊंगी। तो ये देखो, अगर आप इसको चेंज करोगे तो आपका सब्जेक्ट क्या है, कैसे पता चलेगा। जैसे बिसाइड्स रॉबिंग द मर्चेंट दे किल्ड हिम, तो काम कौन कर रहा है, दे काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे दे लिख दिया। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, दे लिख दिया। अब पहला काम क्या है, उसको लूटना। पहला काम क्या है, लूटना। और सेकंड काम क्या है, उसको मारना। सेकंड काम क्या हो रहा है, मारना। तो पहला काम जो है वो रॉबिंग का है। तो यहाँ पे देखो वर्ब जो है ना, अब देखो यहाँ पे आप बनाओगे कैसे, ये एक्चुअली जीरेंड होता है। ये क्या है, जीरेंड। अब आप अभी समझोगे नहीं, मतलब ये एज अ नाउन काम करता है ना, एज अ सब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, सो बिसाइड्स रॉबिंग द मर्चेंट दे किल्ड हिम, तो मारने का काम हो रहा है। यहाँ पे कौन सा है, ये टेंस पास, तो यहाँ पे मतलब पास्ट टेंस में आपको करना है। तो सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आ गया, रॉब्ड। अब रॉबिंग है ना, लूटना काम है, रॉब। अब आप पास्ट टेंस करोगे तो क्या लगा दोगे, ईडी, तो रॉब्ड, दे रॉब्ड, उन्होंने लूटा और मार दिया। दे रॉब्ड एंड किल्ड, उन्होंने लूटा और मार दिया। किसको मार दिया, हिम ना लिख के मैं क्या लिख देती हूँ, द मर्चेंट। कोई अगर हिम भी लिख देगा तो भी गलती नहीं है, लेकिन पता तो चले ना कौन है, तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगी, द मर्चेंट। ठीक है, सो दे रॉब एंड किल्ड द मर्चेंट। समझ में आया, दे रॉब एंड किल्ड द मर्चेंट। एक सेंटेंस। अच्छा, इसको आप पता है ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ये देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब ना सिर्फ लूटा बल्कि मार भी दिया। हम बोलते हैं ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लूटा ही है, और लूटने के साथ साथ क्या किया, उसको मार भी दिया। ठीक है, तो ऐसे कैसे लिखोगे, देखो इसमें कैसे लिखोगे आप, दे, कैसे लिखोगे, दे। अब देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ नहीं आता, कैसे आता है, पहले नॉट ओनली आता है, दे नॉट ओनली, दे नॉट ओनली, they not only robbed the merchant, they not only robbed the merchant, ना सिर्फ उन्होंने मर्चेंट को लूटा, but also killed him, बल्कि उसको मार भी दिया, but also killed him। ठीक है, एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अब देखो, आपने क्या चीज मैं बता रही, थोड़ा सा ध्यान रखना। आपने वर्ब से पहले नॉट ओनली का प्रयोग किया है, देखो इसका, है ना।
तो यहाँ पे भी बट ऑल्सो का प्रयोग भी आप किससे पहले करोगे, वर्ब से पहले करोगे। ऐसा नहीं आपने यहाँ लगा दिया नॉट ओनली दे रॉब द मर्चेंट बट ऑल्सो किल्ड हिम। अब आपने किल्ड वर्ब से पहले तो बट ऑल्सो लगा दिया, और नॉट ओनली आप सब्जेक्ट से पहले लगाओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप वर्ब से पहले यहाँ नॉट ओनली लगा रहे हो तो किल्ड से पहले, वर्ब से पहले ही बट ऑल्सो लगाना है। इसका नियम यही होता है। ये दो वर्ड है, दो शब्द है, क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब इसका प्रयोग जिससे पहले करोगे बट ऑल्सो का प्रयोग भी उसी से पहले करना है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया आपको। ओके, they not only robbed the merchant but also killed him। ऐसे कर सकते हो। अब देखो एक सेंटेंस और बताती हूं। एक सेंटेंस और लिख लो। देखो दूसरा सेंटेंस क्या बोल रही हूं मैं, लुकिंग एट द स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द स्टूडेंट्स। देखो आप ये सेंटेंस देख के मत घबराओ, ये आपके एग्जाम्पल आपको सिंपल का वो देगा ही, आपको ये नहीं बोलेगा सिंपल में बनाओ, आपको बोलेगा कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड में करो। तो आपको देख के घबराना नहीं है, सिंपल तो वो पहले ही देगा कि आप सेंटेंस को देख के घबरा रहे हो और ये लुकिंग कहां से आ गया, इसको देख के मत घबराओ। ठीक है, आप तो सेंटेंस देखो और उसका अर्थ समझो कि वो उसमें अर्थ क्या समझा रहा है वो। ठीक है, so looking at the student the teacher said something। स्टूडेंट की तरफ देखते हुए टीचर ने कुछ कहा। तो दो काम हो रहा है, क्या हो रहा है, एक तो पहले स्टूडेंट की तरफ देखेंगे, जैसे मान लो मैं आपकी तरफ देखूंगी तो ये मेरा एक काम हो रहा है, और उसके बाद और एक इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है वो, कि टीचर ने देखते हुए बोला। तो पहले वो देखेगा और फिर बोलेगा, तो पहले देखने का काम हो रहा है, उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है। कौन सा इंफॉर्मेशन, कि वो कुछ ना कुछ टीचर अपने स्टूडेंट को बोल भी रहा है। तो दो काम हो रहे हैं, एक तो पहले क्या हो रहा है, देखना, और दूसरा क्या हो रहा है, बोलना, है ना। पहले क्या देख रही है, टीचर उसको देख रही है, स्टूडेंट्स को देख रही है, और फिर क्या कर रही है, बोल रही है। तो पहले आप मुझे ये बताओ यहाँ पे काम कौन कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है टीचर। तो पहले मैं इसको सब्जेक्ट बना देती हूँ, द टीचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेड कौन सी फॉर्म है जी, ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस किसमें है, पास्ट में है। अगर पास्ट में है तो आपको यहाँ पे भी पास्ट में करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे आईएनजी शब्द दिख रहा है लुकिंग, तो ये आप यहाँ पे वर्ब आपको पता है लुक मतलब देखना, तो इसी को ही आप बनाओ किसमें, पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस बनाओगे तो क्या हो जाएगा, लुक, और उसमें क्या लगा दोगे आप, ईडी। तो द टीचर लुक्ड, अब किसकी तरफ देख रहा है बताओ, टीचर स्टूडेंट की तरफ, तो एट द स्टूडेंट्स, द टीचर लुक एट द स्टूडेंट्स। अब टीचर ने स्टूडेंट्स को देखा, क्या किया, और कुछ कहा। द टीचर लुक्ड एट द स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स की तरफ देख रहा है, और हिंदी में क्या बोलेगा और को, एंड, एंड मतलब क्या होता है और, तो एंड said something। देखो अब थोड़ा सा इजी लग रहा है आपको, कंपाउंड। आपको कभी भी सिंपल वो नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में सिंपल है ही नहीं, आपके एग्जाम में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो पहले हम कंपाउंड पढ़ रहे हो तो कंपाउंड देखो, जोड़ो, सेंटेंस को कैसे जोड़ोगे, दो काम हो रहा है, एक काम पहले उसके बाद जस्ट दूसरा काम हो रहा है, तो जोड़ रहे हैं। जोड़ने में क्या होता है, कौन सा हम यूज करते हैं कंजंक्शन, अभी मैंने बताया कौन सा कंजंक्शन यूज करना है, एंड। ठीक है, यहाँ पे कौन सा किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पे कौन सा किया, एंड। तो दो इंफॉर्मेशन जब जुड़ता है तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम एंड
बोथ एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट ऑल्सो या मोर एवर से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं उसको, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस और देखो, देखो एक सेंटेंस और लिख रही हूं, हैविंग लिखो, हैविंग या लिखो सिटिंग, लिखो हैविंग नहीं सिटिंग, पहले ये लिखो, छोटा सा सेंटेंस लिखवा देती हूँ, सिटिंग अंडर द ट्री, सिटिंग अंडर द ट्री, सिटिंग अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे वो बैठा, पेड़ के नीचे बैठा, ही रोट अ पोएम, पेड़ के नीचे बैठकर उसने एक पोएम लिखी थी। तो यहाँ कितने काम हो रहे हैं आप बताओ, कितने काम हो रहे हैं यहाँ पे? पहले तो बैठने का काम हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, बैठने का काम, और फिर क्या हो रहा है, लिखने का काम, यही हो रहा है ना। पहले वो बैठ रहा है और फिर क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे, वो पेड़ के नीचे बैठा था और उसने पोएम लिखी थी, अरे यही तो बोलोगे ना। पहले वो क्या किया, बैठा, और फिर क्या किया, उसने लिखा। तो काम कौन कर रहा है जी, काम कर रहा है ही, सिट बैठना हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये वर्ब टू है, पास्ट टेंस है, मतलब इसको भी आपको पास्ट करना पड़ेगा। तो सिट का सेकंड फॉर्म सेट, तो ही सेट अंडर द ट्री, ही सेट अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा और एक कविता लिखी, एंड रोट। अब देखो आपको दो बार क्या नहीं करने की जरूरत है, सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट कौन है, ही है, मतलब आपको पता है ही जो है वो ही काम कर रहा है, इसलिए दोबारा आप सेंटेंस में क्या नहीं करोगे, सब्जेक्ट नहीं लिखोगे, ठीक है, जरूरत नहीं होती है दोबारा सब्जेक्ट लिखने की। He sat under the tree and wrote a poem, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा, having having completed having completed his studies, having completed his studies, comma, having completed his studies, he applied for a job, he applied for a job, अपनी स्टडी खत्म करने के बाद उसने अप्लाई किया जॉब के लिए। तो पहले उसने क्या किया, अपनी पढ़ाई अपनी स्टडी कंप्लीट की, और उसके बाद क्या किया, जॉब के लिए अप्लाई किया। तो सब्जेक्ट कौन है, ही, तो यहाँ पे मैं ही लिख देती हूँ। मुझे ये बताओ पहले उसने क्या काम किया, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, तो मेन वर्ब क्या है आपका, कंप्लीट करना, मेन वर्ब क्या है, कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ईडी लग गया, सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तो कंप्लीट का भी पास्ट फॉर्म वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। तो ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज, ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, और he applied for a job, and he लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी, क्योंकि he understood है,
पता है कि यही सब्जेक्ट है। तो ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज एंड अप्लाइड फॉर अ जॉब, एंड अप्लाइड फॉर अ जॉब, ठीक है, एंड अप्लाइड फॉर अ जॉब। देखो बहुत सारे सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, मेरे हिसाब से जितने सेंटेंस मैंने आपको लिखवाए हैं इससे आपको क्या पता चल रहा है कि दो काम उसमें हो रहे हैं, पहला काम हो रहा है और उसके साथ आपको कोई दूसरा काम ऐड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मोस्टली हम एंड का प्रयोग ज्यादातर करते हैं, इसके अलावा बोथ एंड भी हो सकता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी हो सकता है, एज वेल एज भी हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हेडिंग कर लो नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट। अब दूसरा वाला जो था, बाय यूजिंग, क्या था दूसरा वाला, देखो ऑल्टरनेटिव, क्या था, ऑल्टरनेटिव, बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। कौन सा कंजंक्शंस, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस, by using alternative conjunctions, ठीक है। अब देखो ऑल्टरनेटिव में कौन कौन से आएंगे, लिख लो। एक मैंने लिखा था और, ओ आर, और हो जाएगा। एक हो जाएगा आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और दूसरा क्या बताया मैंने, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, ठीक है। आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, और एल्स, अदरवाइज, अदरवाइज। तो ऑल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, आप समझते हो कि जहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे आपसे किसी ने ऑफर किया आप चाय लोगे या कॉफी, तो आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, आपके पास हो गए दो ऑप्शन, आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, दो ऑप्शन हो गए। अब आपको आप बोल रहे हैं आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी, तो आप ऑल्टरनेट करके एक ही तो बोलोगे ना, मुझे चाय पसंद है तो चलो चाय लेता हूँ, या फिर आप बोलोगे नहीं नहीं चाय तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो कॉफी पीना पसंद करता हूँ तो मेरे को कॉफी चाहिए। तो दो ऑप्शन आपके पास होंगे, दो होंगे, उसमें से आप कोई एक ही काम करते हो, या तो ये करोगे या फिर ये करोगे, इसलिए इसका नाम क्या आया, ऑल्टरनेटिव, ठीक है, समझ में आया। तो ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन में मैंने किस किस का प्रयोग किया, और, आइदर और, नाइदर नॉर, और एल्स, अदरवाइज। ये और है ना, कहीं और कुछ समझो, ठीक है। इसी से रिलेटेड देखो एग्जांपल देखते हैं, देखो थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, क्या दिया था, यू मस्ट वर्क हार्ड, वहां पे दोबारा से लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पे यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, कॉमा, यू मस्ट वर्क हार्ड, कॉमा मत लगाओ, टू बी सक्सेसफुल लिख लो, यू मस्ट वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल, यू मस्ट वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल, तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, तुम बहुत मेहनत करो, नहीं तो क्या हो जाओगे, सक्सेसफुल, नहीं तो तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, मतलब मेहनत करोगे तो ही सक्सेसफुल होगे, नहीं तो नहीं होगे, यही है ना। तो क्या होगा, तुम मेहनत करो, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम मेहनत करो, नहीं तो क्या नहीं होगे, सक्सेसफुल नहीं होगे,
देखो क्या लिखोगे, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम कड़ी ही मेहनत करो, तुम कड़ी मेहनत करो, और यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, नहीं तो, और मतलब मेहनत करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, या फिर यू विल बी, सॉरी यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। ठीक है, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। ठीक है, अब देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दूसरा देखो इसी में ही, या यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करो, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करो, अदरवाइज, नहीं तो क्या हो जाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, अदरवाइज यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, you will not be successful। देखो, तो मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, कौन कौन सा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, या तो कड़ी मेहनत कर लो, नहीं तो क्या हो जाओगे, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं होगे। दो सेंटेंस हुआ, दोनों आपके पास ऑप्शन है, अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करोगे, मेहनत करोगे या छोड़ दोगे, सक्सेसफुल नहीं होना चाहोगे। समझ में आया, तो दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देखो नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, यू, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यू must have their permission, you must have their permission, you must have their permission, you must have their permission to do it, you must have their permission to do it, उनका परमिशन लेके ही आप कर सकते हो, you must have their permission to do it। अब आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, आप उनकी परमिशन लो, नहीं तो आप ये काम नहीं कर सकते, ऐसे ही तो बोलोगे ना, पहले आप क्या लो, उनका परमिशन लो, नहीं तो आप काम नहीं कर सकते, यू मस्ट हैव देयर परमिशन, और एल्स, यू और एल्स लिख दो या और लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, यू कैन नॉट डू इट, अगर आप परमिशन नहीं लोगे तो आप क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, इसका मतलब आपके लिए परमिशन लेना बहुत जरूरी है। तो क्या लिखोगे, you must have their permission, you must have their permission, or you cannot do it, or you cannot do it, आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप नहीं कर सकते, कैन नॉट लिख दो या कांट लिख दो, एक ही बात है ना, कोई फर्क नहीं है, वो शॉर्ट में हो जाता है। या आप क्या लिख सकते हो, यू मस्ट have their permission, you must have their permission you must have their permission, or else you cannot do it, or you cannot do it।
ठीक है, ये लिख दो। और क्या लिख सकते हो? अब आइदर और के से भी कर सकते हो। देखो एक ही सेंटेंस को आप अलग अलग कंजंक्शन का प्रयोग करके कर सकते हो। जैसे यहाँ पे और का प्रयोग किया, और एल्स का प्रयोग कर लो, और का कर दिया, और एल्स का कर दिया। एक सेंटेंस देखो ऐसे लिख सकते हो। कैसे? आइदर यू मस्ट हैव देयर परमिशन, या तो उनकी परमिशन लो, और यू कैन नॉट डू इट, नहीं तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो आइदर और के साथ भी आप इसको जोड़ सकते हो। कैसे? आइदर you must have, either you must have their permission, either you must have their permission, or you cannot do it। देखो, अब देखो आपका एक ही सेंटेंस में आप अलग अलग कंजंक्शन का प्रयोग करके कर सकते हो। यही मैं आपको बता रही हूँ। आपके अच्छा, आपको ये रट्टा मारने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास इजीली, आपके पास क्या होंगे? आपके पास ऑप्शंस होंगे। आपके पास वहां 4 ऑप्शन होंगे, तो चारों में से आपको कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि आपको सेंटेंस में क्या बोल रहा है। और उस सेंटेंस में जो बोल रहा है कि आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना है, एक को हटाना है, एक को ऐड करना है। आप सेंटेंस को पढ़ के देखो क्या बोल रहा है उसमें। सेंटेंस को पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा। समझ में आया? सेंटेंस आप पढ़ोगे तो सेंटेंस को पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा। सेंटेंस को पढ़ के जो आपको लग रहा है उस ऑप्शन को आपको टिक करना है। मतलब आपको सेंटेंस में हिंट मिल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगे और उसको चूज करना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो एक। Neither of his parents is alive. Neither of his parents, neither of his parents is alive. Neither of his parents is alive। ठीक है, मतलब उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं है। अब पेरेंट्स में कौन आता है बताओ? माँ भी आती है और उनके पापा भी आते हैं, उनकी मम्मा भी आती है और उनके पापा भी आते हैं, है ना? तो कोई भी जिंदा नहीं है। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, ये आइदर और है ना, आइदर और एक नाइदर नॉर है। तो नाइदर नॉर तो नेगेटिव में होता है। किस में होता है जी? नेगेटिव सेंटेंस में। और आइदर और होता है पॉजिटिव में। किस में होता है? पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, मतलब पॉजिटिव सेंस में। और नाइदर नॉर क्या होगा? नेगेटिव सेंस में। ठीक है, तो नाइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अलाइव, उसके कोई भी मतलब पेरेंट्स में कोई भी जिंदा नहीं है। अब पेरेंट में दो आते हैं। अब आप इसमें देखो एक ही है, अब आपको दो बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे? तो पेरेंट्स में क्या आता है? मदर और फादर दोनों आता है या नहीं आता? मतलब ना तो उसके पापा और ना ही उसकी मम्मी जिंदा है। पेरेंट्स को आप दोनों, पेरेंट में कौन आता है? मम्मी और पापा। अब इसको आप बनाओगे कैसे कंपाउंड में? तो पहले क्या बोला मैंने? ना तो उसके पापा और ना ही उसकी मम्मी जिंदा है। तो कैसे बनाओगे? नाइदर, यहाँ लिखो नाइदर 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 his father, neither his father, neither his father
mother, neither his father nor his mother is alive. अब देखो एक चीज बताऊं, देखो his father सब्जेक्ट से पहले नाइदर लगाया है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट से पहले ही नॉर लगाना है। ऐसे नहीं वर्ब में लगा दोगे, नहीं, ये चीज दिमाग में रखना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, वर्ब से पहले लगाया था नॉट ओनली, तो वर्ब से पहले ही बट ऑल्सो। तो सेम यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले नाइदर लगाया है, तो सब्जेक्ट से पहले ही नॉर का प्रयोग करना है। दिमाग में ये रख लेना, ये बच्चे रॉन्ग करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, देखो एक बार नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, यू कांट लीव, यू कांट लीव। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, यू कांट लीव, यू कांट लीव you can't leave, you can't leave this place, you can't leave this place, you can't leave this place without without paying, without paying the fine। मतलब बिना फाइन दिए आप इस जगह को नहीं छोड़ सकते, बिना फाइन दिए आप इस जगह को नहीं छोड़ सकते। मतलब आपको फाइन देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इस जगह को नहीं छोड़ सकते, यही बोलोगे ना। मतलब आपको फाइन देना ही पड़ेगा, एनी हाउ आप इस फाइन को दो, नहीं तो आप क्या नहीं कर सकते, इस जगह को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। मतलब आपको फाइन क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इस जगह को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। देखो कैसे करोगे बताओ, मतलब आपको फाइन देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, मस्ट। सो क्या लिखोगे, यू मस्ट पे द फाइन, यू मस्ट पे, पेइंग नहीं करोगे, पे फर्स्ट फॉर्म लगती है ना मॉडल के साथ, सो यू मस्ट पे द फाइन, आपको फाइन देना ही पड़ेगा, यू मस्ट पे द फाइन। क्या हो जाएगा अदरवाइज, नहीं तो क्या हो जाएगा, अदरवाइज क्या नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट लीव दिस प्लेस, या यू कांट लीव दिस प्लेस। ठीक है, यू कांट लीव दिस प्लेस। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा आपको बताया था, कौन सा था आपका, एडवर्सेटिव, कौन सा था, एडवर्सेटिव, हेडिंग कर लो, बाय यूजिंग थर्ड,
by using adversative adversative conjunctions. Adversative conjunctions. By using adversative conjunctions. अब देखो adversative conjunction के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? एडवर्सेटिव कंजंक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? लिख लो. बट पहला क्या बोला मैंने? बट, येट, स्टिल. बट, येट, स्टिल. बट, येट, स्टिल. Whereas, nevertheless, एक साथ होगा है ना? nevertheless, nonetheless, however, ये एडवर्सेटिव है. एडवर्सेटिव मतलब विपरीत. दो अलग अलग होंगे सिचुएशन, विपरीत सिचुएशन होगी. ठीक है, कॉन्ट्रास्ट होगा दोनों के बीच में. विपरीत सिचुएशन है, उसके लिए क्या होगा? विपरीत सिचुएशन, कॉन्ट्रास्ट है, उसके लिए किसका प्रयोग करोगे आप? एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करोगे. ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल करते हैं. अब मैंने बता तो दिया कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन में यूज क्या होता है. अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, लिख लो. पहला सेंटेंस लिखो. In spite of being poor, in spite of being poor, गरीब होने के बावजूद भी, in spite of being poor, he was happy. गरीब होने के बावजूद भी वो खुश है. ठीक है, in spite of being poor, he was happy. गरीब होने के बावजूद भी वो क्या है? खुश है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो सेंटेंस है. कौन कौन से हैं? पहला सेंटेंस तो है कि वो क्या है? गरीब है. पहला सेंटेंस आपका क्या होगा? वो गरीब है. अब हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि जो रिच पीपल होता है, धनी व्यक्ति होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होते हैं, ऐशो आराम होते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, वो जिंदगी में बहुत खुश होते हैं. और जो गरीब इंसान होता है, पुअर इंसान होता है, उनके पास क्या नहीं होता? इतना धन नहीं होता. वो हमेशा क्या होते हैं? उनको खाने के लिए भी कुछ कोई ऐसा होता है गरीब बेचारे के पास दो वक्त की रोटी नहीं होती, खाने के लिए नहीं होते, पैसे की कमी होती है. तो नॉर्मली गरीब इंसान क्या होता है? खुश नहीं होता. लेकिन ये क्या बोल रहा है कि वो गरीब है और खुश है. तो दोनों बहुत विपरीत बात हो गई ना. नॉर्मली हम सोचते हैं कि गरीब आदमी खुश नहीं होता. यहाँ कॉन्ट्रास्ट क्या बता रहा है? गरीब तो है लेकिन क्या है? खुश है. तो कॉन्ट्रास्ट हो गया ना, विपरीत हो गए ना. तो जहाँ पे दो विपरीत परिस्थिति होंगी, विपरीत क्या होगी? परिस्थिति होगी, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं. ठीक है, अब देखो ये करोगे कैसे. क्या करोगे? पहले क्या लिखोगे आप? वह गरीब है. He was poor. He was poor.
वो गरीब है लेकिन खुश है। He was poor but he was happy. लेकिन क्या है, खुश है। But he was happy. लेकिन क्या है, वो बहुत खुश है। वह गरीब है लेकिन वह बहुत खुश है। तो गरीब और खुश होना, गरीब और खुश होना दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। तो गरीब है लेकिन क्या है, खुश है। ठीक है। In spite of being poor, he was happy. He was poor, but he was happy. मतलब गरीब होने के बावजूद भी वो क्या है, खुश है। ठीक है। एक सेंटेंस और लिख लो। एक सेंटेंस और लिख लो। Despite facing many hardships, despite being despite facing many hardships, despite facing many hardships, nevertheless, nevertheless, he, nevertheless, he was determined, nevertheless, he was determined, he was determined to succeed. He was determined to succeed. ठीक है। मतलब बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी, बहुत सारी हार्डशिप मतलब परेशानियां, कठिनाइयां, तो बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद भी वह सफलता पाने के लिए प्रतिज्ञा उसने ली हुई है ना, कि वो सफलता पाना ही चाहता है। कहते हैं ना जी कि मेरी तो है, मतलब दृढ़ निश्चय किया हुआ है उसने कि परेशानियां आएंगी लेकिन मैं क्या है, मेहनत करता रहूंगा और मेरे को एक ना एक दिन क्या मिलेगा, सफलता मिलेगी। ठीक है। अब देखो दोनों अलग अलग सिचुएशन है। क्या है, पहले कि उसके सामने बहुत कठिनाइयां आ रही है और उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, क्या है, वो निश्चित है ना, कि मुझे सफलता पाना ही है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, कैसे कर सकते हो उसको, कैसे कर सकते हो कि उसके सामने बहुत सारी परेशानियां हैं, ही क्या कर रहा है, वो फेस, सामना कर रहा है, ही फेस, अब फेस नहीं फेस्ड लिखोगे। क्यों लिखोगे, वॉज डिटरमाइंड है, पास्ट में है, तो इसको भी पास्ट करोगे। ही फेस्ड मेनी हार्डशिप्स, he faced many hardships, he faced many hardships, बहुत सारी परेशानियां उसके सामने हैं। yet मतलब तथापि, फिर भी, या इसके बावजूद भी, लेकिन, कुछ भी लगा सकते हो आप, लेकिन he was determined, he was determined to succeed, he was determined to succeed। ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, he faced he faced many he faced many hardships, he faced many hardships, but he was but he was
determined to succeed. ठीक है, he faced many hardships yet he was determined to succeed. या फिर he was many hardships, he faced many hardships but he was determined to succeed. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो एक बार. देखो नेक्स्ट सेंटेंस लिखो. नॉट विद स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है इसके बावजूद भी. इसका मतलब क्या होता है? इसके बावजूद भी. नॉट विद स्टैंडिंग मतलब इसके बावजूद भी. नॉट विद स्टैंडिंग मेनी फेलियर्स मतलब बहुत सारी असफलताओं के बावजूद भी. Not standing with failures, many failures. They are not standing many failures. He remained hopeful. He remained hopeful. He remained दोबारा से लिखते हैं इसको, है ना. Notwithstanding, notwithstanding many failures, notwithstanding many failures, notwithstanding many failures, he remained hopeful. मतलब बहुत सारी असफलताओं के बावजूद भी वह क्या है? आशावादी है ना. उसके मन में निराशा का भावना नहीं है. तो क्या बोलोगे? अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? वो बहुत बार असफल हुआ था लेकिन वो क्या है? आशावादी है. तो दो डिफरेंट सिचुएशन हो गए ना आपके सामने. क्या हो गए कि एक तो क्या है, उसको फेलियर मिला, वो फेल हो गया था, है ना, लेकिन फिर भी वो क्या है? आशावादी है. देखो क्या लिखोगे फिर? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ? ही. अब वो क्या हुआ है? फेल. तो पास्ट टेंस है तो फेल्ड. ही फेल्ड, वो फेल हो गया था. ठीक है, ही फेल्ड बट क्या है वो? ही फेल्ड. अब देखो फेल कितनी बार हुआ है? बहुत बार. तो यहाँ पे ये भी लिख दो, मेनी टाइम्स, बहुत बार. ही फेल्ड मेनी टाइम्स, बहुत बार वो फेल हुआ है. बट लेकिन फिर भी वो क्या है? बट ही रिमेन्ड होपफुल, लेकिन फिर भी वो क्या है? आशावादी है. लेकिन वो फिर भी क्या है? आशावादी है. ठीक है. He remained नहीं, he failed. वह बहुत बार फेल हुआ है. He failed many times. Yet फिर भी he remained hopeful. He remained hopeful. He remained hopeful. ठीक है. क्या बोल सकते हो दूसरा? He failed many times. He failed many times. लेकिन अभी भी
स्टिल, अभी भी वो क्या है, आशावादी है। Still he remained hopeful. He remained hopeful. ठीक है, देखो एक सेंटेंस में मैंने 3 तरीके से आपको बताए हैं। एक सेंटेंस में मैंने आपको कितने तरीके से बताए हैं, 3 तरीके से बताए। देखो तीनों कंजंक्शन एडवर्सेटिव के हैं, तो किसी भी तरीके के वो एग्जांपल आपको दे देंगे, कुछ भी यूज करके वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट वन क्या बच गया हमारे पास, कौन सा कंजंक्शन बच गया, चौथा वाला कौन सा कंजंक्शन था, बताओ नाम क्या है उसका, बाय यूजिंग एंड, कौन सा बच गया था, देखो इलेटिव, इलेटिव कंजंक्शंस। अब कौन सा कंजंक्शन बच गया लास्ट आपका कंपाउंड में, इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन मतलब देखो नॉर्मली अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपको रीजन बताएगा, कारण बताएगा या उसका रिजल्ट देगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स में आएगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं उसका प्रयोग हम किसमें कर सकते हैं, कंपाउंड में कर सकते हैं। इसका चीज का आपको कॉम्प्लेक्स में भी मिलेगा, उसमें और इसमें डिफरेंस हल्का सा फर्क है, जब मैं कॉम्प्लेक्स कराऊंगी तब मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। लेकिन सिर्फ अभी यहाँ समझ लो, कभी आपको किसी चीज का इफेक्ट बताना हो कि इसका फल क्या हुआ, या किसी चीज का कॉज बताना हो, कारण बताना हो, तो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बात कि चलो ठीक है, देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो इलेटिव कंजंक्शन में हम यूज करते हैं। ठीक है, देखो पहला शब्द है FOR, फॉर। कौन सा शब्द बोला मैंने, FOR, फॉर। दूसरा क्या है, SO, सो। दूसरा क्या हुआ, SO, सो। तीसरा, तीसरा जो है वो है देयर। तीसरा शब्द जो है वो है देयर फॉर। चौथा जो है वो है हेंस। चौथा जो शब्द हुआ वो क्या हो गया आपका, हेंस। ठीक है, पहला क्या बोला मैंने, फॉर। दूसरा क्या बोला मैंने, सो। तीसरा क्या बोला मैंने, देयरफॉर। चौथा क्या बोला मैंने, हैंस। पांचवा, पांचवा जो है वो है दस, THUS, मतलब इसके फल स्वरूप। और लास्ट वन देख लो, एज अ रिजल्ट, इसका फल है ना, इसका परिणाम से बोलते हैं। तो ये शब्द जो है वो किसके रूप में हम यूज करते हैं, इलेटिव कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब दो सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, दो सेंटेंस को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इसमें आपको सिर्फ याद रखना है, जहां पे कोई रीजन, कोई कारण पता चलेगा या कोई रिजल्ट, आपको कोई परिणाम बताएगा, तो वहां पे कौन सा कंजंक्शन यूज करोगे आप, इलेटिव कंजंक्शन यूज करोगे। ठीक है,
अब चलो बात आती है इलेटिव कंजंक्शन में सेंटेंस कैसे यूज करना है। तो पहला सेंटेंस लिखो आप, यू यू own you own the election, you own the election, you own the election, आपने इलेक्शन जीता था, because of his popularity, because of, because नहीं है सिर्फ, क्या है, एक साथ आया है शब्द, देखो क्या आया है, because of, साथ में ये because of, only because नहीं है, because of है, because of his popularity, थोड़ा सा हल्का सा दे दो स्पेस, because of his popularity, एक साथ है ये शब्द, क्योंकि कल जब मैं कराऊंगी ना आपको कॉम्प्लेक्स, तो आपको बिकॉज बताऊंगी कॉम्प्लेक्स में यूज होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैम आपने बिकॉज बोला था सिंपल में होता है और फिर यहाँ बोल रहे हो आप कॉम्प्लेक्स में होता है, तो होता किस में है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये बिकॉज नहीं है, ये क्या है, बिकॉज ऑफ है, और वहां पे कॉम्प्लेक्स में किसका प्रयोग करते हैं हम, सिर्फ बिकॉज का, तो डिफरेंस है, ये बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन है, ये पढ़ा होगा ना प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है यहाँ, कहीं आप सोचो कंजंक्शन है, कंजंक्शन होता तो जोड़ता दो सेंटेंस को, ठीक है। सो ही यू ओन द इलेक्शन बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलरिटी, मतलब उसकी पॉपुलरिटी, उसकी ख्याति के चलते आप ये इलेक्शन जीते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कारण बता रहा है ना, ही ओन द इलेक्शन, या फिर वह पॉपुलर, अब जैसे हिज पॉपुलरिटी मतलब उसकी प्रसिद्धि थी, प्रसिद्धि या उसकी ख्याति के कारण आप जीते थे, मतलब वो विख्यात था, वो प्रसिद्ध था, राइट, वो प्रसिद्ध था, इसलिए आप इलेक्शन जीते थे, इसका मतलब यही तो हुआ ना कि वो पहले क्या था, पहले वो प्रसिद्ध था और उसकी वजह से आप क्या जीत गए, इसीलिए आप क्या जीत गए, इलेक्शन जीत गए, तो क्या लिखोगे, वह प्रसिद्ध था, तो हिज तो क्या हो गई, इसके लिए आया पॉपुलैरिटी के लिए, तो यहाँ पे हिज को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो ओन, तो ये तो पास्ट फॉर्म हो गई, वर्ब टू हो गई, तो मतलब यहाँ पे भी आपको वर्ब टू यूज करना है, तो है, क्या लगाओगे ये आप यहाँ पे, ही वॉज, वो क्या था, पॉपुलर था, ही वॉज पॉपुलर, वह पॉपुलर था, सो he was popular, he was popular, so he owned the election, यहाँ पे ही कर लो, एक मिनट, यहाँ पे ही करो एक बार आप, सब्जेक्ट, ही ओन द इलेक्शन, वह इलेक्शन जीता था उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से, तो वो है पॉपुलर था, इसलिए वो क्या हो गया, उसने वह इलेक्शन जीता था, ठीक है, वह पॉपुलर था इसलिए वह इलेक्शन जीता था। या फिर एक और चीज लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, वह इलेक्शन जीता था, ठीक है, क्या हुआ, ही ओन द इलेक्शन, वो इलेक्शन जीता था, फॉर ही वॉज पॉपुलर, कारण क्या था, फॉर मतलब इसके पीछे कारण क्या था, कि वह क्या था, ही वॉज पॉपुलर,
आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ही ओन द इलेक्शन, he owned the election, he owned the election for he was popular, उसके पॉपुलर होने के कारण से ही वह इलेक्शन जीता था। ऐसे लिख सकते हो, है ना, कोई भी लिख सकते हो। मेरे हिसाब से पहला वाला ज्यादा आपको सूटेबल लग रहा होगा, है ना, कि वह पॉपुलर था इसलिए वो जीत गया। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा सूटेबल लग रहा होगा आपको, है ना। ही वॉज पॉपुलर सो ही ओन द इलेक्शन। या कोई ये बोल सकता है मैं वह इलेक्शन जीता था कारण वह पॉपुलर था। ही वॉज सॉरी ही ओन द इलेक्शन फॉर ही वॉज पॉपुलर। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस देख लो। ही फेल्ड, देखो दूसरा सेंटेंस लिखो। ही फेल्ड, ही फेल्ड, he failed because of his neg negligence, negligence, negligence मतलब होता है लापरवाही, इसका मतलब होता है लापरवाही, मतलब ध्यान नहीं देना, लापरवाही करना। कि उसने लापरवाही की इसलिए वो क्या हो गया, फेल हो गया, है ना, उसके लापरवाही होने के कारण वह फेल हो गया था। तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बताओ? कि वह फेल हो गया था, कारण क्योंकि उसने क्या किया, वह लापरवाह हो गया, वह फेल हो गया था क्योंकि वह लापरवाह हो गया, या फिर उसके लापरवाह होने के कारण उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वह फेल हो गया। दो तरीके से लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ही वॉज नेग्लिजेंट, मतलब वो लापरवाह हो गया, वो क्या हो गया, लापरवाह हो गया, लापरवाह, लापरवाह, वह लापरवाह। ठीक है, ही वॉज नेग्लिजेंट, वह लापरवाह हो गया, सो ही फेल, वह फेल हो गया, मतलब वो लापरवाह हुआ, सो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वह, सो ही वॉज फेल्ड, सॉरी, सो ही वॉज फेल्ड, सो ही वॉज फेल्ड, वह लापरवाह हो गया इसलिए वो फेल हो गया। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, ही फेल्ड, ही फेल्ड, वह फेल हुआ, फॉर ही वॉज नेग्लिजेंट, मतलब वो लापरवाह हो गया था। फॉर ही वॉज नेग्लिजेंट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। एक दूसरा सेंटेंस देख लो। नेक्स्ट सेंटेंस एक बार देख लो।
नेक्स्ट सेंटेंस लिख लो आप एक बार। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? all the problems in his life, all the problems in his life 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 were due to his wrong attitude were due to were due to his wrong attitude were due to his wrong attitude his wrong attitude। मतलब इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब ये बोल रहा है कि उसके गलत एटीट्यूड की वजह से उसके गलत एटीट्यूड की वजह से एटीट्यूड मतलब उसका स्वभाव उसका बिहेवियर उसने कैसा बिहेव किया तो सारा काम वो गलत करेगा तो उसके साथ गलती होगा परेशानियां आएंगी। तो उसके साथ जो उसने अपने लाइफ में गलतियां की हैं एटीट्यूड जो गलत रखा है इसलिए उसके लाइफ में सारी परेशानियां आई हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या है? उसका एटीट्यूड गलत था और इसके फलस्वरूप क्या है? उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं या वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। यही होगा कि उसका एटीट्यूड क्या रहा है? गलत रहा है। उसका एटीट्यूड क्या रहा है? गलत। तो क्या बोलोगे? ही हैड अ रॉन्ग एटीट्यूड। क्या बोलोगे? ही हैड अ। अब देखो हिज से ही आप यहाँ पे सब्जेक्ट बना दो ही। अब आप वर्ब लगाओगे तो आपको दिख रहा है ये वेयर है पास्ट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैड। उसका है। जैसे आप बोलते हो आई हैव अ टॉय मेरे पास एक टॉय है तो मेरे पास मेरा गलत एटीट्यूड है पास्ट में होगा तो क्या होगा? हैड। सो ही हैड रॉन्ग एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड कैसा है? रॉन्ग। ही हैड रॉन्ग एटीट्यूड। तो उसका एटीट्यूड कैसा है? रॉन्ग है। सो he had he had a wrong attitude he had a wrong attitude he had a wrong attitude। ठीक है उसका एटीट्यूड रॉन्ग है। therefore इसी के परिणाम स्वरूप therefore he faced। अब ये बोल रहे हैं ना all the problems in his life तो वो क्या फेस कर रहा है? all the and therefore he faced वो सामना कर रहा है। क्या कर रहा है? वह सामना कर रहा है all the problems सारी परेशानियां all the problems सारी परेशानियां in his life all the problems in his life सारी परेशानियां अपनी लाइफ। ठीक है एक सेंटेंस और देख लो। ही लिखो he he succeed he succeeded he succeeded he succeeded वो सफल हुआ था as a result of his hard work as a result as a result of his hard work as a result of his hard work as a result of his hard work
वह सफल हुआ था उसके कठोर परिश्रम करने के कारण। अच्छा हार्ड वर्क है ना, सॉरी, हार्ड वर्क, ठीक है, उसके कठोर या कठिन परिश्रम करने के कारण ही वो सफल हुआ था। तो जब आप इसको कंपाउंड बनाओगे तो क्या बोलोगे, उसने कठोर परिश्रम किया था और उसी के परिणाम स्वरूप वो क्या हुआ था, सफल हुआ था। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, उसने कड़ी मेहनत की थी, तो हिज का क्या कर दोगे, ही। तो ही, अब हार्ड वर्क है ना, कठोर परिश्रम, तो देखो हम काम कर रहे हैं, उसी काम को तो आप, इसी काम में तो आप क्या कर रहे हो, परिश्रम, कठोर परिश्रम कर रहे हो। तो काम करना, वर्क, ईडी लगा दिया तो यहाँ पे भी लगा, तो ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की थी, ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की थी, और इसी का परिणाम क्या हुआ, एज अ रिजल्ट, इसमें भी एज अ रिजल्ट ही आ जाएगा, उसका परिणाम क्या हुआ कि वह सफल हो गया था, कि वह सफल हो गया था, ही सक्सीडेड, ही सक्सीडेड, कि वह, उसने कड़ी मेहनत की थी और इसी का परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, वह सक्सेसफुल या सक्सीड हो गया था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एज अ रिजल्ट ऑफ है ना, ये थोड़ा सा साथ में लिखती हूँ आपका, तो आपको समझ में आएगा। देखो एज अ रिजल्ट ऑफ, ये साथ में है और ये अलग है, एज अ रिजल्ट, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है ना। ये कंजंक्शन परिणाम स्वरूप, ये है एज अ रिजल्ट। ओके, तो ये जो मैंने आज आपको कराया, ये आपको क्या कराया आज मैंने, कंपाउंड सेंटेंस कराए हैं। क्या कराए हैं आज मैंने आपको, कंपाउंड सेंटेंस बताए हैं कि कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट दिन हम स्टार्ट करेंगे आपका कौन सा टॉपिक, कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। नेक्स्ट दिन आपका कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स का टॉपिक स्टार्ट होगा। देख लो एक बार, दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या बताया था मैंने, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं जी, 3 प्रकार के, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस कैसे पता चलेगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा, क्या होगा, फाइनाइट वर्ब, आप यहाँ पे लिख सकते हो फाइनाइट वर्ब। दूसरा, अगर एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फाइनाइट वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट, फिर फाइनाइट वर्ब, उसका मतलब वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड। सेम ये सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। अब हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का कैसे डिफरेंस करेंगे, तो आज मैंने कंपाउंड का बताया, क्या बताया, एंड, और, बट, येट, स्टिल, है ना, और क्या बताया, आइदर और, नाइदर नॉर, बहुत सारे शब्द बताए, 4 टाइप बताया मैंने कंपाउंड सेंटेंस में जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं। अगर वो आ गया तो वो कंपाउंड है, और बाकी अगर नहीं आया, वो उसके अलावा आया, तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, आप देखो क्या बताया था कि सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को जब भी हम कंपाउंड में करेंगे तो हमें क्या करना है, कौन सा कंजंक्शन यूज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने 4 प्रकार के देखे। एक तो क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव में क्या होता है, जहां पे हमारे पास एडिशन में कोई इंफॉर्मेशन होगा, पहले कोई एक इंफॉर्मेशन दिया होगा और उसमें एक एडिशन और जोड़ रहे होंगे इंफॉर्मेशन का, तो वो क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब दो चीजें हैं, दोनों में से आप कौन सा चूज करते हो, ऑल्टर, दो चीजें हैं उसमें से एक आपको लेना है, तो वो ऑल्टरनेटिव। एडवर्सिटी मतलब कॉन्ट्रास्ट, विपरीत अर्थ, ठीक है, वो हो गया एडवर्सिटी। और इलेटिव मतलब हो गया
या आपको कोई कारण या कोई उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। अब मैंने एक एक करके आपको डिस्क्राइब किया। पहले मैंने बताया आपको बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के एग्जांपल मैंने क्या बताया, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, मोर एवर। इसी के बेसिस पे मैंने सेंटेंस आपको बताए हैं। जैसे यहाँ पे देखो, दो सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं, दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, वो लूट रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि उसको मार भी रहा है। तो जब भी आपका सेंटेंस में दो इंफॉर्मेशन होंगे एक दूसरे के साथ ऐड करना है तो वहां पे एंड का कर दो, या नॉट ओनली बट ऑल्सो का कर दो, या एज वेल का, एज वेल एज का कर दो, किसी का भी कर दो, आपको ऐसे ऐड करना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, दूसरा बताया था ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब दो कंजंक्शन होंगे, दो शब्द या दो सेंटेंस होंगे जिसमें से आपको किसी एक को चूज करना है। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने बोला यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। या तो आपके पास ऑप्शन है मेहनत कर लो, या फिर आप नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, असफल। तो आपके हाथ में है मेहनत करना या फिर आप सक्सेसफुल नहीं होगे। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप क्या करना चाहते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको चूज करना है। कौन कौन से शब्द यूज होते हैं ऑल्टरनेटिव में, और, आइदर और, नाइदर नॉर, और एल्स, अदरवाइज। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बताया मैंने, एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव मतलब विपरीतार्थ, विपरीत में होगा, कॉन्ट्रास्ट में होगा। जैसे पुअर, गरीब, तो हम नॉर्मली समझते हैं कि गरीब होगा तो वो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा कि आपके गरीब है तो वो धनी, सॉरी, हैप्पी, खुश नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन हमने देखा गरीब इंसान भी खुश हो सकता है। नॉर्मली जो हम सोचते हैं उसके विपरीत में है कि गरीब भी है और खुश भी है। तो यहाँ पे जब भी आप सेंटेंस करोगे तो आपको विपरीत कोई दो चीज मिलेगी। तो विपरीत वाले शब्द में आपको क्या करना है, इन कंजंक्शन का यूज करना है। कौन कौन से हैं, बट, येट, स्टिल, वेयरएज, नेवरदलेस, नॉनदलेस एंड हाउएवर। कोई भी कंजंक्शन आ जाएगा तो वो क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। जैसे आपने बोला ही वॉज पुअर, वो गरीब था लेकिन वो खुश था, बट ही वॉज हैप्पी। ठीक है। उसके सामने बहुत सारी परेशानियां आई लेकिन वो सक्सेस पाने के लिए डिटरमाइंड था, दृढ़ प्रतिज्ञ था। ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने क्या बोला, इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन क्या होंगे, इलेटिव कंजंक्शन में आएंगे जहां पे हमें कोई कॉज, कारण या कोई रिजल्ट, हमें कोई फल मिलता हो। एग्जाम्पल देखो मैंने बहुत सारे दिए हैं। पहले कंजंक्शन देखते हैं, फॉर, सो, देयरफॉर, हेंस, thus, एज अ रिजल्ट। तो ये सब हमें क्या बताएंगे, ये सब हमें बताएंगे कि या तो हमें कोई कॉज, कारण बता देंगे, ये हमें क्या बताएंगे, उसका रिजल्ट बताएंगे। जैसे देखो, he won the election because of his popularity। उसने इलेक्शन जीता था, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। तो उसके प्रसिद्धि के पीछे क्या कारण, सॉरी, उसके इलेक्शन जीतने के पीछे क्या कारण था कि वो बहुत प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध, तो वो पॉपुलर था इसीलिए वो इलेक्शन जीता। पॉपुलर का फल क्या हुआ कि उसने इलेक्शन जीत लिया। या फिर आप बोल सकते हो उसने इलेक्शन जीता, कारण क्या था, वो पॉपुलर था, ही वॉज पॉपुलर। ठीक है। ही फेल्ड बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंस, मतलब वो है फेल हो गया था उसके लापरवाही की वजह से। तो वो है लापरवाह था, उसका फल क्या हुआ, वो वह फेल हो गया। या फिर वह फेल हुआ था, कारण क्या था कि वह लापरवाह था। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, all the problems in his life were due to his wrong attitude। उसके लाइफ में जितनी भी परेशानियां आई हैं उसके wrong attitude की वजह से आई हैं। तो उसका wrong attitude था, उसका wrong attitude था, he had a wrong attitude। उसके फल स्वरूप, therefore मतलब उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसने अपने लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, he succeed as a result of his hard work। ठीक है। उसके सफलता के पीछे उसके कड़ी मेहनत है। मतलब
वह बड़ी कड़ी मेहनत करता था, उसने कड़ी मेहनत की थी और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि वह क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, वह अपने जीवन में सफलता उसने प्राप्त की थी। तो ये जो सारे सेंटेंस मैंने अभी आपको बताए हैं, इसमें मैंने किसका प्रयोग किया, ये कौन से सेंटेंस है, ये सारे कंपाउंड सेंटेंस है। कौन से सेंटेंस है, कंपाउंड। कल हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कल हम किसकी स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।